नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आज भी उपद्रवियों के खिलाफ हो रही है बुलडोजर कार्रवाई। उपद्रवियों की अवैध संपत्ति पर यह कार्रवाई हो रही है। प्रशासन, सीएम योगी और अफसरों को सीएम योगी ने सख्त दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में कई शहरों में दंगाइयों पर पुलिस का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। उपद्रवियों के पोस्टर चस्पा करने की तैयारी में है पुलिस। तो कई शहरों में दंगाइयों पर पुलिस का कड़ा एक्शन और उपद्रवियों के पोस्टर चस्पा करने की तैयारी। आज भी उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर की ये कार्रवाई होगी, यानी चलेगा बुलडोजर। उपद्रवियों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन आज कार्रवाई करेगा। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं इस कार्रवाई के संबंध में। उन्होंने कहा कि एक मिसाल बननी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त अनिल के अंकुर लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। तो उपद्रवियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तौर से फायर हैं इस समय, और उनको कतई भी बर्दाश्त नहीं है कि कहीं भी उपद्रवी को जरा सी भी छूट मिले। कहीं भी कोई घटना होती है तो सीएम का सीधा रुख होता है, सीधा रवैया रहता है कि वो कोई भी उपद्रवी हो या कोई भी अपराधी हो, उसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसके आने वाली पीढ़ियां भी अपराध करना या उपद्रव करना छोड़ दें। ये निर्देश उन्होंने बीती रात में दिए। आज टीम 9 की उनके जो नवरत्न है उनकी बैठक में भी उन्होंने आज सुबह ये दिशा निर्देश साफ तौर पे दिए हैं कि उन लोगों को सूचीबद्ध किया जाए जो लगातार यहाँ पे उपद्रव फैला रहे हैं या उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों को किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि लगातार एफआईआर कराने से लेकर के गिरफ्तारी करने तक पूरे प्रदेश भर में जैसे छापेमारी चल रही है। अभी जैसे कि सूचना मिली है कि आज फिर बड़े लंबे स्तर पर गिरफ्तारियां होंगी और वैसी ही कार्रवाई की जाएगी जैसी अभी तक होती रही है। यानी कि जिन्होंने उपद्रव में ध्यान दिया है या जिन्होंने उपद्रव किया है उनको या उनके जो उनके तरफदार हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि अगर उनकी अवैध इमारतें हैं या अवैध कब्जे हैं उनको ढहा दिया जाएगा। उनको भी सूचीबद्ध किया गया है। कल जैसा कि प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद, बरेली और अलीगढ़ में और सहारनपुर में जैसा किया गया, आज भी इन जिलों के समेत अन्य जिलों में भी ऐसी घटनाएं सूचीबद्ध की गई हैं। अब देखना है कि शाम तक कितने और मकानों पर बुलडोजर चलता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का सीधा कहना है कि अगर कोई भी उपद्रवी छोड़ा गया तो अधिकारी बर्खास्त किए जाएंगे। इसलिए अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। जी अनिल, लेकिन ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, लेकिन जो कुछ हुआ हालांकि पूरे देश में हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा हुआ। तो क्यों ना क्रिया के पहले ही इस तरह का कुछ सख्ती बरती जाती तो शायद इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था। हालांकि जिस तरह का माहौल है उसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कम से कम शुरुआत यदि बेहतर हो या सख्ती हो तो शायद लोगों को और ज्यादा ये सब उपद्रव करने का मौका नहीं मिलता। देखिए, जैसा कि आपने कहा क्रिया की प्रतिक्रिया, क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान के बाद उस समय इस प्रकार की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि ये बयान इतना गंभीर या नया नाटक ले लेगा, नया मोड़ हो जाएगा। इस प्रकार की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से उसके बयान आने के कई घंटे बाद ये मामला उपद्रव में बदला है, तब्दील हुआ, तब पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस के सक्रिय होते ही जब तक लोग संभलते तब तक उपद्रव पूरी तरह से फैल चुका था। और उन्होंने जगह जगह नमाज के जरिए और जुमे की नमाज के बाद उन्होंने जो ऐलान किया उससे घटनाएं और बढ़ गई। तो इस पर नियंत्रण रखने की बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का फेल्योर भी दिखता है कि पुलिस की जो अभिसूचना है, जो LIU है, वो इंटेलिजेंस है, वो क्या कर रही थी, उसने प्रॉपर समय पर क्यों नहीं बताया कि ऐसी तैयारी चल रही है। अगर ऐसी तैयारी चल रही थी तो उनको पूरी तैयारी रखनी चाहिए थी, पुलिस को बताना चाहिए था कि पुलिस तैयारी करती। मुख्यमंत्री का पूरा सपोर्ट है पुलिस को। मैं वही कह रही हूँ अनिल कि जिस तरह के एक्शन में सीएम योगी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ज्ञानवापी के बाद से ही संवेदनशील था वो क्षेत्र, और ऐसे में यदि इस पर और ज्यादा बेहतर सख्ती बरती जाती तो शायद इस तरह की हिंसा को रोका जा सकता था। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अनिल के अंकुर लखनऊ से हमारे साथ थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
कानपुर की बात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है और इस वक्त की बड़ी खबर है कि हयात ने रिमांड के दौरान उगले कई नाम। सूत्र बता रहे हैं बवाल कराने के लिए हिस्ट्री शीटर्स को दी गई थी जिम्मेदारी। उसने कहा 25 से अधिक उपद्रवी प्रवृत्ति के लोग बवाल में शामिल थे, ये सूत्र बता रहे हैं। जिस तरह की बात हयात ने पूछताछ में बताई है, अब तक उपद्रव के पीछे 2 बिल्डरों के भी नाम सामने आए हैं। बिल्डरों ने ही उपलब्ध कराए थे भीड़ जुटाने के लिए संसाधन। तो देखिए कैसा बाकायदा पूरी तैयारी की गई थी, इसके लिए बाकायदा पहले पूरी कार्य योजना तैयार की गई थी। हयात ने रिमांड के दौरान कई नाम उगले हैं, जिसमें 2 बिल्डरों के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने जो संसाधन थे भीड़ जुटाने के वो उपलब्ध कराए थे। इस तरह की जानकारी सूत्र दे रहे हैं। 25 से अधिक उपद्रवी प्रवृत्ति के लोग बवाल में शामिल थे, ये हयात ने कहा है अपनी रिमांड अवधि में। इस तरह की जानकारी सूत्रों से मिल रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी की बात करते हैं, हमारे सहयोगी कानपुर से अभिनव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, हयात ने अब तक की जो पूछताछ की गई है रिमांड अवधि में, उसमें 25 लोगों के नाम उगले हैं अब तक, जो कि इस पूरे बवाल में शामिल थे। 2 बिल्डरों के नाम भी आ रहे हैं, और क्या कुछ आपको हासिल हो पाई है जानकारी इस बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हयात से रिमांड शुरू हो गई, रिमांड में पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की बात करें, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, एसआईटी की प्रारंभिक जांच में तथ्य जो सामने आए हैं उसमें ये साफ है कि ये जो नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद बवाल होना, ये भीड़ इकट्ठा करना, ये सिर्फ एक सुनियोजित ढंग से एक प्री प्लान्ड एक साजिश थी, जबकि उनका मंसूबा कुछ और था। इसके पीछे 2 बिल्डर, एक विवादित रेस्टोरेंट मालिक और एक धार्मिक गतिविधियों से जुड़े शख्स का नाम सामने आ रहा है। यानी हयात जफर आसमी को आगे करके पीछे से 4 ऐसे मास्टरमाइंड थे जिनका मंसूबा कुछ और था और वो कुछ और कराना चाहते थे। इसके पीछे भी एसआईटी ने जो अपने तथ्य अपनी जांच में सामने लाए हैं, प्रकाश में आए हैं, उसमें साफ था कि केडीए ने 1 महीने पहले कुछ अवैध रूप से जो संपत्तियां थी उनको सील करने का आदेश जारी किया था, शत्रु संपत्तियों को सील करने का आदेश जारी किया था। और ये चारों वही शख्स थे जो इन संपत्तियों पर सरकार और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। जिसके बाद नूपुर शर्मा का विवादित बयान आया और उन्होंने सुनियोजित ढंग से ये पूरे बवाल की साजिश रची, जिसके बाद बिल्डरों ने ही संसाधन उपलब्ध करवाए। रेस्टोरेंट मालिक ने इन दोनों बिल्डरों को धार्मिक गतिविधियों से जुड़े शख्स से मिलवाया और सूत्रों की अगर माने तो इन बिल्डरों ने ही अभी 1 महीने पहले इस धार्मिक गतिविधि से जुड़े शख्स को गिफ्ट में एक फ्लैट भी दिया था। जिसके बाद ये पूरी साजिश तैयार की गई और D2 गैंग के गुर्गों को इसमें शामिल किया गया, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इसमें शामिल हुए और इनको बवाल से जुड़े संसाधन उपलब्ध कराने के बाद जुमे की नमाज के दिन ये पूरा प्री प्लान सुनियोजित ढंग से ये पूरी साजिश जो तैयार की गई थी उसको अंजाम दिया गया। और इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से कानपुर की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, LIU है, और पुलिस का बड़ा फेल्योर है, क्योंकि हयात जफर हाशमी ने जिस तरह से बंदी का आह्वान किया था और इसके बाद बंदी वाले ही दिन बंदी का आह्वान कैंसिल करके 5 जून को जेल भरो आंदोलन की बात कही थी। अब ऐसे में पुलिस कमिश्नर की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले जब एक त्योहार था और कोविड का हवाला देते हुए प्रशासन ने जुलूस निकालने से मना किया था, तब भी हयात जफर हाशमी ने ही जुलूस ना निकालने की बात कहते हुए 10 से 15 हजार लोगों का जुलूस निकाल दिया था। तो आखिर पुलिस ने उसकी इस बात पर कैसे विश्वास कर लिया, क्यों इतनी लापरवाही बरती गई और लापरवाही की वजह से ही इतने बड़े घटना को अंजाम दिया और कानपुर से शुरू हुआ बवाल आज पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अभिनव श्रीवास्तव आपका। तो कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे और हयात ने अभी क्या कुछ बताया है रिमांड अवधि में, ये सूत्र बता रहे हैं, उस बारे में जानकारी हमसे साझा कर रहे थे हमारे सहयोगी। तो किस तरह बवाल मचाने के लिए पूरा कार्यक्रम प्रायोजित किया गया था, इसकी जानकारी अब हयात अपने जो पूछताछ हो रही है उसमें उगल रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। करीब 3 साल बाद आजम खान करेंगे चुनावी रैली। सपा प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में करेंगे जनसभा। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के सपा प्रत्याशी आसिम आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। आसिम रजा आजम खान जेल से जब बाहर आने के बाद एक बार फिर से यूपी की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। शायद यही वजह से सपा में आजम खान का जलवा आज भी बरकरार है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान करीब 2.5 साल बाद आज लोकसभा उपचुनाव में किले के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इस जनसभा में आजम खान उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए वोट मांगेंगे।
इधर आज मेरठ के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद 3 बजे मवाना के राफन गांव पहुंचेंगे। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम अमृत सरोवर का भी शिलान्यास करेंगे। हिंदू साम्राज्य दिवस में भी शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम। तो ये खबर आज का कार्यक्रम आपको बता दें मेरठ में है। डिप्टी सीएम अमृत सरोवर का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा हिंदू साम्राज्य दिवस में भी शिरकत करेंगे। तो मेरठ से खबर आ रही है, आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और जहां पर उनके कई कार्यक्रम हैं, जिसमें 3 बजे मवाना के राफन गांव पहुंचेंगे केशव प्रसाद। इधर देहरादून की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे जनता को सौगात। ऊर्जा विभाग के कई बिजली घरों का होगा लोकार्पण। यूपीसीएल और पीटीसीयूएल के नए बने बिजली घरों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में ये कार्यक्रम है और ये खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में ये कार्यक्रम होगा। तो जनता को सौगात देने जा रहे हैं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ऊर्जा विभाग के कई बिजली घरों का लोकार्पण होगा। यूपीसीएल और पीटीसीयूएल के नए बने बिजली घरों का लोकार्पण करेंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ऊर्जा विभाग के कई बिजली घरों का होगा लोकार्पण। मुख्यमंत्री जनता को सौगात देने जा रहे हैं। यूपीसीएल और पीटीसीयूएल के नए बने बिजली घरों का लोकार्पण करेंगे आज देहरादून में मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में पृथ्वीराज सिंह चौहान के जीवन पर बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखी। इस मौके पर सीएम धामी के साथ बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा भी फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पृथ्वीराज सिंह चौहान हमारे इतिहास के वीर पुरुष थे। उनके जीवन चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके अनुसार हमारी कोशिश होनी चाहिए, जैसे उन्होंने कभी ना हार मानने का काम किया, हम भी उसका अनुसरण करें। देखिए, पृथ्वीराज चौहान एक वीर शिरोमणि थे और उनकी बहादुरी, उनकी वीरता और उनका शौर्य हमारे आने वाली सभी पीढ़ियों को उनके स्मरण में रहना चाहिए, उनको ये पता लगना चाहिए और उन्होंने किस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए हमेशा उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष करते रहे। इसलिए ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को, हमारे आने वाले बच्चों को, नौनिहालों को, सबको वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान के जीवन परिचय से वो सीधे सीधे रूबरू हों, सीधे सीधे जाने और उनको अपने भविष्य के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत के रूप में लें। देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का एजेंडा कल होगा तय। 13 जून को कार्य मंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक होगी। 14 जून से शुरू हो रहा है उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। 4 बजे विधानमंडल दल के नेताओं की होगी बैठक। 4:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की विधानसभा में होगी बैठक। तो बजट सत्र 14 जून से शुरू हो रहा है और 4 बजे विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक होनी है। उत्तराखंड से ये खबर आ रही है, जहां पर 4:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की विधानसभा में बैठक होनी है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर उत्तराखंड सरकार कमर कस चुकी है। अपर सचिव रामविलास यादव की कई ठिकानों पर विजिलेंस विभाग ने एक साथ छापेमारी कर इसको और पुख्ता करने का काम किया। भाजपा प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है और भ्रष्टाचारियों की इस सरकार में कोई जगह नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को सरकार से डरने की जरूरत है, क्योंकि एक एक करके सरकार ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी।
0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, और धामी सरकार में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए लगातार जिस तरह से ईडी के छापे हो रहे हैं या आय से अधिक संपत्तियों वाले के यहाँ आयकर के छापे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आवश्यक भी है। विजिलेंस के छापे पड़ रहे हैं तो ये चोरों को डरना चाहिए कि आखिर गरीबों का ये जो धन आपने एकत्रित किया है कहाँ से आपके पास है, आपको बताना पड़ेगा सरकार को। ये नहीं चलेगा कि आप भ्रष्टाचार करें, ब्लैक मनी इकट्ठा करें और आपके पास कोई कहने सुनने वाला नहीं। पुरानी सरकारों का दौर समाप्त हो गया है। ये नए मुख्यमंत्री के साथ उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ बढ़ी बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए बिजली कटौती से राहत की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार को आम जनता को बिजली कटौती से राहत देने का काम करना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चंपावत जनपद में सरकार नेपाल को पानी दे रही है जैसी सूचना है, लेकिन सरकार को पहले अपने लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में विद्युत कटौती एक बहुत गंभीर रूप लेते जा रही है, जहां किसान सिंचाई से वंचित हो रहे हैं क्योंकि उनके ट्यूबवेल्स काम नहीं कर रहे हैं, उनकी फसलें सूख रही हैं। वहीं एक विषय जो नेपाल से लगा हुआ आ रहा है, हमारी सरकार नेपाल को पानी दे रही है, लेकिन चंपावत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, टनकपुर इत्यादि आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। ये निश्चित ही शर्मनाक है और भारत के जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए और विद्युत कटौती को तो तुरंत बंद करना चाहिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।